नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। विजय माल्या का राज्यसभा से इस्तीफा, सभापति और आचार समिति को लिखी चिट्ठी। समिति ने एक सप्ताह पहले मांगा था जवाब। गुजरात के केजी बेसिन मामले में संसद में अवरोध। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगा जवाब। सरकार ने बताया ध्यान भटकाने की कोशिश। टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर राय दिन भर के लिए सदन से बाहर। अगस्ता वेस्टलैंड मामला उठाने पर कार्रवाई। सीबीआई ने की पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से पूछताछ। उत्तराखंड से कश्मीर तक जंगलों में आग। गृहमंत्री ने कहा हालात काबू में। सरकार ने संसद में दिया हर संभव मदद का भरोसा। और तेलंगाना में गर्मी और लू से 3 दिन में 30 से ज्यादा की मौत। मरने वालों का आंकड़ा 175 के पार। गुलबर्गा में पलायन को मजबूर किसान। उद्योगपति विजय माल्या ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी और आचार समिति को एक चिट्ठी लिखी है। आचार समिति ने उन्हें 25 अप्रैल को चिट्ठी भेजकर बताया था कि समिति उनकी सदस्यता को रद्द करने के पक्ष में है। माल्या ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि सरकार ने संसदीय समिति को गलत तथ्य दिए और इससे उन्हें झटका लगा है। माल्या ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम बार बार उछाला जाए और इसीलिए मैं तत्काल इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने न्याय न मिलने की आशंका भी जताई है। दरअसल माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज बकाया है और कई अदालतों में उनके खिलाफ मामले भी चल रहे हैं। ईडी ने उन्हें समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। माल्या 2 मार्च से ब्रिटेन में हैं और उन्होंने देश वापस लौटने से अब इनकार कर दिया है। राज्यसभा में आज गुजरात की केजी बेसिन गैस परियोजना को लेकर मसला उठाया गया। कांग्रेस ने सीएजी रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा। सरकार ने इसे अगस्ता वेस्टलैंड मामले पर ध्यान भटकाने की कोशिश बताया और इस वजह से दोपहर 3 बजे से कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस ने केजी बेसिन से गैस खनन का मामला जोर शोर से उठाया। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के निवेश पर सवाल उठाया और कहा कि इससे राज्य को नुकसान हुआ। उन्होंने तेल और गैस खनन को राष्ट्रीय महत्व का विषय बताया। केजी बेसिन जो है ये इंटर स्टेट मैटर है। इन तमाम चीजों को देखते हुए इसको एक स्टेट सब्जेक्ट न मांगकर इसको एक नेशनल सब्जेक्ट मांग के इस पे यहाँ सदन में चर्चा होनी चाहिए। ये मेरी पार्टी की और विपक्ष की ये मांग है। नेता सदन अरुण जेटली ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्यों की सीएजी रिपोर्ट पर विधानसभा की लोक लेखा समिति विचार करती है, इसलिए यहाँ चर्चा नहीं हो सकती। अगर आपने ये परंपरा डाल दी तो जो यहां पे रिपोर्ट्स आया करेंगी और यहां की पीएसी के सामने होंगी, वो फिर राज्यों की विधानसभाओं में उस पर चर्चा होगी। कम से कम इस देश का जो संघीय ढांचा है उसको बरकरार रखिए। सीपीएम ने भी कथित रूप से सरकारी धन बर्बाद करने पर चिंता जताई। But even after counting upon all those risk matter of element of risk, the manner the KG basin offshore exploration is being handled, it's another aspect is just added by these GSPs. उपसभापति पीजे कुरियन ने कहा कि चर्चा का नोटिस सभापति के विचाराधीन है। तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई, संविधान के 151 आर्टिकल पे भी चर्चा हुई। उसके बाद ये तय हुआ कि ऑनरेबल चेयरमैन के ऊपर ये छोड़ दिया जाए। जो वो निर्णय करेंगे उस निर्णय से हम सब लोग बंधे हुए हैं। गुजरात सरकार ने 2005 में केजी बेसिन से 20 ट्रिलियन क्यूबिक फुट गैस मिलने का दावा किया था, लेकिन निवेश के बाद वहां खनन योग्य गैस का महज 10वां हिस्सा मिला। इससे कंपनी पर 19,716 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी हैं। नीरजा, स्वागत है आपका। नीरजा, जिस तरीके से केजी बेसिन मसला मैं कहूँ आज उठाया गया और बार बार उसके चलते मैं कहूँ जो पूरा विपक्ष था चर्चा चाह रहा था, लेकिन सरकार के जो तर्क थे कितने तर्कसंगत आपको दिख रहे थे और विपक्ष क्या वाकई संतुष्ट दिखा इससे?
देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। सरकार का कहना है, जैसे कि अरुण जेटली अभी कह रहे थे, कि अगर स्टेट की रिपोर्ट नॉर्मली पार्लियामेंट में नहीं डिस्कस होती है। अगर ऐसा आपने नॉर्म या कन्वेंशन सेट कर दिया तो फिर सेंटर की रिपोर्ट भी सीएजी की स्टेट्स में होगी। ये एक तथ्य है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये बहुत अहम चीज़ है, स्टेट के बाहर की चीज़ है। तकरीबन 20,000 करोड़ का मामला है, जो कि सीएजी ने काफ़ी कड़े शब्दों में कहा है कि बिना रिस्क कॉस्टिंग को ठीक से असेस करते हुए ये किया गया है। प्लेटफॉर्म रिग्स को भी उस कंपनी को दिया जो कि डिज़ाइन में बहुत मतलब कॉम्पिटेंट नहीं थी। तो कुल मिला के एक बहुत तीखी टिप्पणी की है। अब कांग्रेस की सीधी लॉजिक है, 2G में आपने हमें घेरा था, नोशनल लॉसेस की वजह से आपने इतना बवाल देश में किया था कि हमारी सरकार गई। तो आज अब सीएजी आपके ऊपर टिप्पणी कर रही है, जब नरेंद्र मोदी आप चीफ मिनिस्टर थे और इतने बड़ी रकम इन्वॉल्व है, तो हम भी वही करने वाले हैं। सिंपल लॉजिक है, ये सिर्फ जीएसटी को लेके नहीं है। ये जो वॉर है आज पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस और भाजपा के बीच में, और मुझे दिखता नहीं कि ये रुकने वाला है, थमेगा नहीं और बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। वो किस किस चीज़ को लपेटेगा आगे, ये देखने लायक चीज़ होगी। लॉज तो जहाँ की एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है, विपक्ष की मदद की ज़रूरत है, जैसे कि जीएसटी का मामला जो लटका हुआ है, और मुझे नहीं लगता चुनाव भी जीत जाए तो वो मेजॉरिटी राज्यसभा में आएगी, खैर वो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो रवैया, ये जो मामला आज उठा जिसमें इतनी बार एडजर्नमेंट्स हुई, और मुझे लगता है अगले दिनों में शायद ये सेशन ठीक से चले भी नहीं, अगर कुछ यहाँ गिव वे नहीं करता है। यही मसला जो है गर्माता रहेगा। लेकिन जिस तरीके से सरकार के तर्क या दलील हैं, मैं उससे अलग अगर थोड़ा सा आगे जाना चाहूँ कि क्या विधानसभा में इस तरह के मसलों पर कांग्रेस पार्टी, अगर मैं गुजरात की बात करूँ, वहाँ पर घेरने में कमज़ोर दिख रही है, इसलिए यहाँ पर, या फिर संसद में अगर किसी मुद्दे को कोई पार्टी उठाती है तो उसका पेंट्रेशन मैं कहूँ, या फिर जो आम जनता को उसकी पहुँच है वो कई गुना बढ़ जाती है? नहीं, वो तो जाहिर ही है कि गुजरात में उठाएंगे, और हो सकता है इतनी मजबूती से कांग्रेस नहीं उठा पा रही है, पर क्योंकि है तो विपक्ष में उठा लेना चाहिए उन्हें, और पुरानी पार्टी है। लेकिन यहाँ उसका इम्पैक्ट अलग ही है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कमर कस ली है कि हम इनको घेरेंगे, हर मुद्दे पे घेरेंगे। और इसका हल क्या निकलेगा पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के लिए? बाहर तो ठीक है, आप जितना मर्जी वो हो, जिसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट दोनों पार्टीज में, लेकिन अंदर खाने पार्लियामेंट की फंक्शनिंग के लिए बहुत चिंता का विषय बन जाता है, जबकि इसका कोई अंत नहीं दिखला। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ अभी दिखी आपकी, जो स्क्रीन पे दिखाए गए, जब गुलाम नबी आज़ाद बोल रहे हैं, अरुण जेटली बोल रहे हैं, आप देखें कितने लोग बैठे हैं वहाँ पार्लियामेंट के अंदर, गिने चुने लोग हैं। इतना बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है, एक दूसरे पे प्रहार है, पर एमपीज का इंटरेस्ट कहाँ है? मतलब मुझे लगता है, देखो दोनों तरफ से अगर देखा जाए, तो क्या ये माना जाए कि इस मुद्दे पर दोनों राजनीतिक दल सिर्फ राजनीतिक तौर पर ही आगे बढ़ना चाहते हैं? अगर बाकी कार्रवाई को बात करें तो वो शायद इंटरेस्ट इसीलिए शो नहीं हो रहा बाकी सांसदों का, इंटरेस्ट नहीं है ना। वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकली एक वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और दोनों साइड ने वो किया हुआ है। सो आप किसको गलत ठहराएं, किसको सही ठहराएं? और क्या अगले कुछ दिनों में नया जो मसला है, मैं कहूँ कि जो विजय माल्या ने इस्तीफा दिया है, वो कल या फिर इसके आगे आने वाले दिनों में जो दिन होंगे संसद के अंदर, वहाँ पर एक बार फिर से इस मुद्दे के जरिए राजनीतिक गहमागहमी तेज होगी, वहाँ भी ये उठेगा। और अच्छा किया है कि इस्तीफा दिया है उन्होंने, पर ये भी कह दिया आप करना जो मर्जी कर लीजिए, मैं वापस नहीं आने वाला हूँ। तो एक्स्ट्राडाइट करना है तो करिए, लेकिन उन्होंने बहुत साफ कर दिया है। और कहीं ना कहीं 9,000 करोड़ का जो डिफ़ॉल्ट है उनका, बैंक्स में जो लोन्स मिले हुए हैं, और जिस तरह से उनकी पोजीशन थी, उनके कॉन्टैक्ट्स थे, उनके लिंक्स थे पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर और पार्टीज़ के अंदर, जिसकी वजह से ये हुआ है, तो वो भी तो उसको भी आपको जिम्मेदार ठहराना होगा। एक आखिरी सवाल नीरजा, क्या विजय माल्या का जो पूरा केस है, ये एक बार फिर से ये दिखाता है कि भारत में जो एक सिस्टम है उसको किस तरीके से कुछ लोगों ने अपने हितों के लिए, पर्सनल हितों के लिए यूज़ किया, और उसके बाद उसको एक ठेंगा दिखा दिया?
हाँ, बिल्कुल बेंड किया उसको। और आपके और मेरे मतलब टैक्स पेयर की मनी है ना उन, और इतना बड़ी रकम और इतना बड़ा फेलियर किंगफिशर का जो हमने देखा है, जिस तरह से डूबा है। लेकिन विजय माल्या ये क्यों कर पाए, सवाल ये उठता है। और सिस्टम में कहाँ तक उनकी पैठ थी, क्यों उनको अलाउ किया गया, क्यों नहीं ये देखा गया कि कहाँ किस दिशा में ये चीज़ जा रही है। तो इस सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ी टिप्पणी है हमारी। सिर्फ विजय माल्या नहीं है इसमें, बाकी बहुत गिल्टी मैन एंड वुमेन है वहाँ। कई सारे पॉइंट जो है पेन आउट करके उनको देखना होगा, बाहर निकालना होगा। बहुत शुक्रिया नीरजा इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर राय को आज पूरे दिन के लिए राज्यसभा से बाहर कर दिया गया। उन्होंने नोटिस अस्वीकार होने के बावजूद अगस्ता वेस्टलैंड मसले को उठाया था। इसी मामले में आज सीबीआई ने पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से भी पूछताछ की। राज्यसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर राय ने अगस्ता वेस्टलैंड का मामला उठाया। उन्होंने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से तुरंत बयान देने की मांग की। सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने उनसे प्रश्नकाल में बाधा नहीं डालने की अपील की। टीएमसी सांसद के अवरोध के बाद उन्हें दिन भर के लिए सदन से बाहर कर दिया गया। I ask Mr. Sukhendu Shekhar Rao, I invoke Rule 255. Could he please leave the chamber? Will you please leave the chamber? इसके विरोध में टीएमसी सांसदों ने वॉकआउट किया। दरअसल शून्यकाल में भी सुखेंदु शेखर राय ने सभी काम रोककर इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी। उपसभापति पीजे कुरियन ने नियम का हवाला देते हुए उनका नोटिस खारिज कर दिया था। After that, coming to the well and shouting slogan is not justifiable, not acceptable. I already said, if notice is given, honorable chairman is considering it. वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे पर बुधवार को रक्षा मंत्री बयान देंगे। इस बीच सीबीआई ने सोमवार को इस मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से पूछताछ की। इटली की मिलान कोर्ट ने बीते दिनों घूस देने वालों को सजा दी थी। कोर्ट के आदेश में कई जगह पर एसपी त्यागी का नाम है। शनिवार को पूर्व वायुसेना उप प्रमुख जेएस गुजराल से पूछताछ हुई थी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड से कश्मीर तक जंगलों में आग लगी हुई है और केंद्र सरकार ने आज कहा कि उत्तराखंड में ज्यादातर इलाकों में आग पर काबू पा लिया गया है और अगले 2 दिनों में ये आग पूरी तरह से बुझा ली जाएगी। केंद्र ने विशेषज्ञों की एक टीम उत्तराखंड भेजी है। उधर नैनीताल हाईकोर्ट ने भी इस मामले में राज्य से जवाब मांगा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देश के 3 पहाड़ी राज्यों में जंगल धधक रहे हैं। उत्तराखंड में हालात सबसे भयावह हैं। हफ्ते भर से लगी आग को बुझाने के लिए एनडीआरएफ, राज्य पुलिस, वन विभाग की टीमों के अलावा वायुसेना के हेलीकॉप्टर जुटे हुए हैं। लेकिन भारी धुएं के चलते MI-17 हेलीकॉप्टरों को उड़ान भरने में दिक्कत आ रही है। आज हमारा ऑपरेशन का 3रा दिन है। कल हमने कुछ ऑपरेशंस किए थे और उसमें कई जगह सक्सेसफुल हुए भी हैं। और आज मौसम थोड़ा सा कल की तरह फिर आज मौसम थोड़ा सा खराब लग रहा है एंड हम वेट करें, जैसे मौसम खुल जाएगा वहाँ पर ऑपरेशन चालू कर देंगे। राज्य में अभी भी 2000 हेक्टेयर से ज्यादा का जंगल आग की भेंट चढ़ चुका है। इसमें गढ़वाल मंडल का 1000 हेक्टेयर और कुमाऊं मंडल में 600 हेक्टेयर इलाका शामिल है। केंद्र सरकार का दावा है कि करीब 70% इलाके में आग पर काबू पा लिया गया है। उत्तराखंड में जो जहां जहां आग लगी थी जंगलों में, उन पर काबू पाया गया है। जहां 1200 से अधिक जगह आग लगी थी, आज 60 से भी कम जगह वो आग है जिसको आज बुझाया जाएगा।
लोकसभा में सोमवार को कई सांसदों ने उत्तराखंड के जंगलों और नेशनल पार्क में आग लगने पर चिंता जताई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आग बुझाने के लिए सरकार हर संभव मदद दे रही है। इस समय स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। तुरंत ही जानकारी प्राप्त होने के बाद यहां से 3 एनडीआरएफ की टीम वहां पर उत्तराखंड के लिए भेजी गई और साथ ही साथ एयरफोर्स MI-17 ये हेलीकॉप्टर 3 वहां पर भेजे गए हैं, जो कि आग बुझाने का काम इस समय उनके द्वारा किया जा रहा है और कुछ वहां पर एक्सपर्ट्स टीम भी भेजी गई है। हालांकि आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन शक के आधार पर अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लग रही है या लोग लगा रहे हैं आग, तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम फॉरेस्ट एक्ट में जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 26 है, उसमें पनिशेबल ऑफेंस है ये, तो उसके अंदर गिरफ्तारियां हम करवा रहे हैं। इससे पहले उत्तराखंड में 2012 में आग की घटनाओं में 2000 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में भारी नुकसान हुआ था। उधर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में जंगलों में आग लगी है। हर साल पहाड़ी राज्यों में आग से बड़ी संख्या में वन संपदा खाक हो जाती है, साथ ही जानो माल का नुकसान भी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात गर्मी और सूखे की। राजधानी दिल्ली में आज पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तेज लू और गर्मी पड़ रही है। उधर पहाड़ी इलाकों में पारा बढ़ने से सैलानियों को भी परेशानियां हो रही हैं। तेलंगाना में गर्मी से अब तक 178 लोगों की मौत हो चुकी है। मैदानी इलाकों के बाद अब गर्मी का सितम पहाड़ी और हिल स्टेशनों पर दिखाई देने लगा है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। शिमला समेत ज्यादातर इलाकों में तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। गर्मी से राहत पाने शिमला पहुंचे सैलानी पारा चढ़ने से परेशान हैं। सुना था शिमला में ठंड होगा, पर उतना ठंड तो नहीं है, ज्यादा गर्मी है। देख रहे हैं, हम छाते पकड़ के घूम रहे हैं। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लोग गर्मी से बेहाल हैं। दोपहर में लोगों का बाहर निकलना मुश्किल है। मजबूरी में बाहर निकलने वाले पूरा शरीर ढककर निकल रहे हैं और तपिश से बचने के लिए नींबू पानी, शिकंजी और शीतल पेय का सहारा ले रहे हैं। अरे गर्म के मारे बेहाल है, अगर सर पे गमछा ना बांधो तो चला नहीं जा रहा है, ये हाल है। सोमवार को राजस्थान का गंगानगर सबसे गर्म रहा। यहाँ का तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी दिल्ली में भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रहा। ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में पारा 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक लोगों को अगले 2 दिनों में गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। Over Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi regions, and due to under the influence of this precipitation, temperature will fall gradually by 2 to 4 degree over this region. इस साल तेलंगाना में गर्मी के चलते 178 लोगों की मौत हो चुकी है। ओडिशा में 100 से ज्यादा लोग लू लगने से अपनी जान गंवा चुके हैं। भीषण सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र और बुंदेलखंड में पानी की किल्लत और गर्मी से लोगों पर दोहरी मार पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कर्नाटक के गुलबर्गा में सूखे से हालात बदतर होते जा रहे हैं। हालात अब इतने ख़राब हैं कि लोग पानी का इंतज़ार करने की जगह घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। इलाके में ज़्यादातर जल स्रोतों के सूखने के चलते मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पानी की आस में सूखे कुओं को ताकती आंखें और घर बार छोड़कर जाने की मजबूरी। कर्नाटक के गुलबर्गा की ये तस्वीरें इन लोगों का दर्द बयां करती हैं। सूखे से परेशान किसान अपना घर बार छोड़कर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और पीछे छूट रही हैं ये सूनी गलियां और बंद पड़े मकान। बारिश नहीं है इधर, बहुत परेशान में है हम लोग। वो बारिश की वजह से तो कुछ काम धंधा भी कुछ भी नहीं है इधर। सब लोग परेशान में, बच्चा पलने का मुश्किल हो गया, पेट भरने का भी। इसलिए हम लोग बच्चे को लेके 1-2-3 महीने के लिए बम्बई जाने सोच रहे हैं। शहर की प्रमुख भीमा नदी पहले ही सूख चुकी है। आसपास के ज्यादातर जल स्रोतों का भी यही हाल है। कुओं में भी पानी तकरीबन सूख गया है और जो बचा है वो पीने लायक नहीं। नगर पालिका के टैंकर भगवान भरोसे हैं। झुलसा देने वाली इस गर्मी में लोगों को कई किलोमीटर चलना पड़ता है, तब जाकर उन्हें थोड़ा सा पानी नसीब होता है। ये तो पूरा सूख गया, पूरा सूख गया, पूरा परेशानी में है। क्या पानी नहीं, क्या नहीं। पानी लाने का है तो 3-4 किलोमीटर दूर जाके लाना पड़ता है। पानी की स्थिति बहुत खराब है।
एक नहीं, प्रत्येक घर में कुआं सूखा हुआ है अभी, ठीक है। कुआं भी सूखा हुआ है, चापाकल भी उतना अच्छा नहीं है, उसमें भी पानी ऐसा नहीं कि आप पी सके, कुछ काम कर सके। कर्नाटक के करीब 10,000 लोग सूखे से पीड़ित हैं। लगातार दूसरे साल यहाँ पानी नहीं बरसा है। ऐसे में खेतीबाड़ी पर जीवन यापन करने वाले इन लोगों के लिए परिवार चलाना तक मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बुंदेलखंड का छतरपुर जिला भारी जल संकट और सूखे की चपेट में है। सूखे से गांवों पर बुरा असर पड़ा है। खेतीबाड़ी के चौपट होने से किसान बेहाल हैं। वहीं पीने के पानी ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। छतरपुर जिला मुख्यालय पर 40 वार्डों में टैंकरों से लोगों की प्यास बुझाई जा रही है। जब पानी ही न हो तो फिर मटकों को भला कौन पूछे। छतरपुर में एक तरफ मटके ग्राहकों की आस में हैं, वहीं लोग पानी की किल्लत के चलते गांव छोड़ने पर मजबूर हैं। जिले के कलेक्टर के घर के ठीक बगल में बना ये तालाब शहर का हाल बयां करने के लिए काफी है। कभी लबालब भरा रहने वाला तालाब आज पूरी तरह से सूख गया है। सूखे की मार से शहर के ज्यादातर तालाब या तो सूख गए हैं या फिर उनमें नाम मात्र ही पानी बचा है। छतरपुर कभी तालाबों के लिए मशहूर था, लेकिन पानी की कमी की वजह से खेतीबाड़ी चौपट हो गई है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए मजबूर हैं। विशेष संकट तो ही है। गांव में तो बहुत बुरी पोजीशन है। गांव में तो ये पोजीशन है कि कई गांव में तो कुआं भी नहीं है और जेट भी सुखा गए हैं। प्रशासन टैंकरों के जरिए लोगों तक पानी तो पहुंचा रहा है, लेकिन वो भी नाकाफी है। लोगों का मानना है कि अगर वक्त रहते सरकार पानी के संग्रह का इंतजाम करती तो शायद इतने बुरे दिन न होते। सरकारी तौर पे इंतजाम नहीं किए गए। बुंदेलखंड पैकेज के तहत करीब सबसे ज़्यादा अगर कहीं स्टॉप डैम बने तो वो छतरपुर ज़िले में, और अगर उन स्टॉप डैम में सिर्फ फाटक ही लगा दिए गए होते, वो पानी रोक लिया गया होता, तो समस्या इतनी भयावह नहीं होती। हालांकि संकट की इस घड़ी ने लोगों को एकजुट कर दिया है। जिनके पास बोरवेल है वो आसपास के इलाकों में पानी बांट रहे हैं। जगह जगह प्याऊ भी लगा दिए गए हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, छतरपुर। हत्या के दोषी इटली के नौसैनिकों पर इटली के दावे को भारत ने खारिज किया है। इटली ने आज कहा कि संयुक्त राष्ट्र न्यायाधिकरण ने दोनों नौसैनिकों को छोड़ने की बात कही है। न्यायाधिकरण का फैसला कल सार्वजनिक होने की उम्मीद है। पीटीआई के मुताबिक सरकार का दावा है कि न्यायाधिकरण ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार की पुष्टि की है। नौसैनिकों के इटली जाने की बात इस शर्त पर लागू है कि ज़रूरत पड़ने पर वो भारत लौटेंगे। इटली के नौसैनिक मैसिमिलियानो लाटोरे और साल्वाटोर गिरोनबा 2012 में केरल तट पर 2 मछुआरों की हत्या का आरोप है। फिलहाल दोनों इटली में हैं। डीजल टैक्सी चालकों के प्रदर्शन के चलते आज दिल्ली वालों को खासी परेशानियों से जूझना पड़ा। दिल्ली के कई इलाकों में घंटों जाम लगा रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोमवार से दिल्ली में डीजल टैक्सियों के चलने पर रोक लग गई है। इस बीच केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि केंद्र सरकार इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करेगी। एक तरफ विरोध प्रदर्शन, दूसरी तरफ सड़कों पर लंबा जाम। राजधानी में सोमवार का दिन दिल्ली वालों के लिए परेशानी भरा रहा। कई जगहों पर टैक्सी चालकों ने डीजल गाड़ियों के बैन के विरोध में प्रदर्शन किया। दिल्ली गुड़गांव हाईवे, आश्रम, धौला कुआं पर कई घंटे तक जाम लगा रहा। टैक्सी ड्राइवरों ने जंतर मंतर पर अपना विरोध दर्ज कराया। 5 साल का उन्होंने टैक्स ले रखा है। हम 5 साल का टैक्स भर रखे हैं। पूरा पैसा हमने सरकार को दे रखा है। उसके बावजूद हमको सरकार पागल बना रही है। 40 लाख गाड़ी है, दिल्ली पुलिस की गाड़ियां हैं, क्या वो पोल्यूशन नहीं कर रही? सिर्फ हमारी 27,000 गाड़ियां वो एनडीएमसी के ट्रक है, एमसीडी के ट्रक है, वो उनको दिखाई नहीं दे रहे। जाम के चलते लोगों को ऑफिस पहुंचने में देरी हुई। वहीं टैक्सियों की कमी के चलते भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिटवीन द लाइन सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने केस को प्रेजेंट रखकर ये स्टेप बाय स्टेप हम किस प्रकार से कर रहे हैं और उसके लिए जो लोग इससे अफेक्ट होंगे उनके सोल्यूशन भी कैसे निकल रहे हैं,
इसका प्लान तैयार कर सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारी तरफ से प्रेजेंट करेंगे। इनको जो है सीएनजी पर जो दिल्ली के अंदर टैक्सियां रजिस्टर्ड हैं उसमें वो कन्वर्ट करेंगे और इस सुविधा को भी दे पाएंगे और दिल्ली के प्रदूषण को भी बचा पाएंगे। दिल्ली में 27,000 डीजल टैक्सियां सोमवार से हट गई हैं। वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई से डीजल टैक्सियों पर रोक लगा दी है। हालांकि ऑल इंडिया परमिट वाली टैक्सियां इस आदेश के दायरे से बाहर हैं और 2000 सीसी से बड़े डीजल इंजन वाली गाड़ियों की बिक्री पर अभी भी रोक जारी है। इस मामले में अगली सुनवाई 9 मई को होगी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।